खानाबदोश कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक वीडियो को दूसरों तक पहुंचने में मदद करेगा। मजदूर वर्ग के आर्थिक और शारीरिक शोषण को चित्रित करती ओम प्रकाश वाल्मीकि की खानाबदोश नामक यह कहानी बताती है कि मजदूरों के लिए इज्जत का जीवन जीना अत्यंत ही मुश्किल है। उन्हें अपने सपनों का पक्का घर मिलना तो लगभग असंभव ही है। मजदूरों की आर्थिक दुर्दशा और निम्न सामाजिक स्थिति धनाढ्य वर्ग और उच्च जातियों के लिए वे आसान शिकार नजर आते हैं। तरह तरह से श्रमिकों को परेशान किया जाता है और महिला श्रमिकों को मालिक द्वारा हवस का शिकार बनाया जाता है। अंततः वे खानाबदोश यानी यायावर के जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं, जो कि शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण है। कहानी के मुख्य पात्र हैं मानो और सुखिया। मानो और सुखिया दिहाड़ी मजदूर दंपति हैं जो ईंट भट्टे पर काम करते हैं। अन्य पात्र हैं असगर ठेकेदार, ईंट भट्टा का ठेकेदार है। मुख्तार सिंह ईंट भट्टा का मालिक है। सूबे सिंह ईंट भट्टा का मालिक मुख्तार सिंह का बेटा है। जसदेव एक मजदूर है जो भट्टे पर काम करता है। महेश और किसनी भट्टे पर काम करने वाले एक और मजदूर दंपति है। कहानी लंबी होने के कारण वीडियो 2 भाग में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में कहानी इस प्रकार है। सुखिया के हाथ की पथी कच्ची ईंटें पकने के लिए भट्टे में लगाई जा रही थी। भट्टे के गलियारे में झरोखेदार कच्ची ईंटों को देखकर सुखिया आत्मिक सुख से भर गया था। देखते ही देखते हजारों ईंटें भट्टे के गलियारे में समा गई थी। ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर का कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की बाली भर दिए गए थे। असगर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में हर चीज तरतीब से लगवाई थी। आग लगाने से पहले भट्टा मालिक मुख्तार सिंह एक एक चीज का मुआयना किया था। 24 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरों को लगाया गया था, जो मोरियों से भट्टे में कोयला, बुरादा आदि डाल रहे थे। भट्टे का सबसे खतरे वाला काम था मोरी पर काम करना। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का कारण बन सकती थी। भट्टे की चिमनी धुआं उगलने लगी थी। यह धुआं मीलों दूर तक दिखाई पड़ रहा था। हरे भरे खेतों के बीच गहरे मटमैले रंग का यह भट्टा एक धब्बे जैसा दिखाई पड़ता था। मानो और सुखिया महीना भर पहले ही इस भट्टे पर आए थे, दिहाड़ी मजदूर बनकर। हफ्ते भर का काम देखकर असगर ठेकेदार ने सुखिया से कहा था कि सांचा ले लो और ईंट पाथने का काम शुरू करो। 1000 ईंट के रेट से अपनी मजदूरी लो। भट्टे पर लगभग 30 मजदूर थे जो वहीं काम करते थे। भट्टा मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार सांझ होते ही शहर लौट जाते थे। शहर से दूर दिन भर की गहमागहमी के बाद यह भट्टा
अंधेरे की गोद में समा जाता था। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती डिबरियां भी इस अंधेरे से लड़ नहीं पाती थी। दड़वे नुमा झोपड़ियों में झुककर घुसना पड़ता था, झुके झुके ही बाहर आना होता था। भट्टे का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हा चौका संभाल लेती थी। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था। ईंटों को जोड़कर बनाए गए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटचिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफों की प्रतिध्वनियां थी। जहां सब कुछ अनिश्चित था, मानो अभी तक इस भट्टे की जिंदगी से तालमेल नहीं बिठा पाई थी। बस सुखिया के जिद के सामने वह कमजोर पड़ गई थी। सांझ होते ही सारा माहौल भाए भाए करने लगता था। दिन भर के थके हारे मजदूर अपने अपने दौड़ों में घुस जाते थे। सांप बिच्छू का डर लगा रहता था, जैसे समूचा जंगल झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया हो। ऐसे माहौल में मानो का जी घबराने लगता था। लेकिन करे भी तो क्या? न जाने कितनी बार सुखिया से कहा था मानो ने, अपने देश की सूखी रोटी भी प्रदेश के पकवानों से अच्छी होती है। सुखिया के मन में एक बात बैठ गई थी, नर्क की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। मानो की हर बात का एक ही जवाब था उसके पास। बड़े बूढ़े कहा करते हैं, आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने पर ही पता चले हैं। घर में तो चूहा भी सूरमा बना फिरे। कंधे पर यूं लंबी लठ धर के चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे पीछे खड़े न हो सके हैं। बूढ़ी बकरियों की तरह मेमियात हैं और गांव में किसी आदमी को आदमी न समझे हैं। सुखिया की इन बातों से मानो कमजोर पड़ जाती थी। इसलिए गांव देहात छोड़कर वे दोनों एक दिन असगर ठेकेदार के साथ इस भट्टे पर आ गए थे। पहले ही महीने में सुखिया ने कुछ रुपये बचा लिए थे। कई बार गिनकर तसल्ली कर ली थी। धोती की गांठ में बांधकर अंटी में खोस लिए थे। रुपये देखकर मानो भी खुश हो गई थी। उसे लगने लगा था कि वह अपनी जिंदगी के ढर्रे को बदल लेगा। सुखिया और मानो की जिंदगी एक निश्चित ढर्रे पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले तगाड़ी बनाते, फिर मानो तैयार मिट्टी लाकर देती। इस काम में उसके साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया था। नाम था जसदेव। छोटी उम्र का लड़का था। असगर ठेकेदार ने उसे भी उनके साथ काम पर लगा दिया था। इससे काम में गति आ गई थी। मानो भी अब फुर्ती से सांचे में ईंट डालने लगी थी, जिससे उनकी दिहाड़ी बढ़ गई थी। उस रोज मालिक मुख्तार सिंह की जगह उसका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया था। मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए थे। उनकी गैरहाजिरी में सूबे सिंह का रौब-दाब भट्टे का माहौल ही बदल देता था। इन दिनों में असगर ठेकेदार भीगी बिल्ली बन जाता था। दफ्तर के बाहर एक अर्दली की ड्यूटी लग जाती थी, जो कुर्सी पर अकड़ू बैठकर दिन भर बीड़ी पीता था। आने जाने वालों पर निगरानी रखता था। उसकी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता था। एक रोज सूबे सिंह की नजर किसनी पर पड़ी।
3 महीने पहले ही किसनी और महेश भट्टे पर आए थे। 5-6 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। सुबेश सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था। शुरू में किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया था, लेकिन जब रोज ही गारे मिट्टी का काम छोड़कर वह दफ्तर में ही रहने लगी तो मजदूरों में फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। तीसरे दिन सुबह जब मजदूर काम शुरू करने के लिए झोपड़ियों से बाहर निकल रहे थे, किसनी हैंडपंप के नीचे खुले में बैठकर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। भट्टे पर साबुन किसी के पास नहीं था। साबुन और उससे उठते झाग पर सबकी नजर पड़ गई थी, लेकिन बोला कोई कुछ भी नहीं था। सभी के आंखों में शंकाओं के गहरे काले बादल घिर आए थे। कानाफूसी हल्के हल्के शुरू हो गई थी। महेश गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा था। सांवले रंग के भरे पूरे जिस्म की किसनी का व्यवहार महेश के लिए दुखदाई हो रहा था। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती थी। उसकी खिलखिलाहटें दफ्तर के बाहर तक सुनाई पड़ने लगी थी। महेश ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी थी वहां से लौटना मुश्किल था। भट्टे की जिंदगी भी अजीब थी। गांव बस्ती का माहौल बन रहा था। झोपड़ी के बाहर जलते चूल्हे और पकते खाने की महक से भट्टे की नीरस जिंदगी में कुछ देर के लिए ही सही ताजगी का एहसास होता था। ज्यादातर लोग रोटी के साथ गुड़ या फिर लाल मिर्च की चटनी ही खाते थे। दाल सब्जी तो कभी कभार ही बनती थी। शाम होते ही हैंडपंप पर भीड़ लग जाती थी। जिस्म पर चिकनी मिट्टी को जितना उतारने की कोशिश करते वह और उतना ही भीतर उतर जाती थी। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई थी। इस महक से अलग भट्टे का कोई अस्तित्व नहीं था। किसनी और सुबेश सिंह की कहानी अब काफी आगे बढ़ गई थी। सुबेश सिंह के अर्दली ने महेश को नशे की लत डाल दी थी। नशा करके महेश झोपड़ी में पड़ा रहता था। किसनी के पास एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था। सुबह शाम भट्टे की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज गूंजने लगी थी। ट्रांजिस्टर वह इतने जोर से बजाती थी कि भट्टे का वातावरण फिल्मी गानों की आवाज से गमक उठता था। शांत माहौल में संगीत लहरियों ने खनक पैदा कर दी थी। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। भट्टे से पकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पकी ईंटों को देखकर सुकिया और मानो की खुशी का इंतहा नहीं थी। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। खुद के हाथ की पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्टे जल रहे थे। उसने सुकिया से पूछा था, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं? बहुत, कई हजार। लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत अलग से। उसके मन में ख्याल उभरा था। उसे तत्काल कोई आधार नहीं मिल पा रहा था। वह बेचैन हो उठी थी। उसे खामोश देखकर सुकिया ने कहा, चलो काम शुरू करना है। जसदेव बाट जो रहा होगा। सुकिया के पीछे पीछे अनमनी ही
चल दी थी मानो, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर ईंटों का लाल रंग कुछ ऐसे छा गया था कि वह उसी में उलझकर रह गई थी। झिंगुरों की झिन झिन और बीच बीच में सियारों की आवाजें रात के सन्नाटे में स्याहपन घोल रही थी। थके हारे मजदूर नींद की गहरी खाइयों में लुढ़क गए थे। मानो के ख्यालों में अभी भी लाल लाल ईंटें घूम रही थी। इन ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके जेहन में बस गया था। यह ख्याल जिस शिद्दत से पुख्ता हुआ था, नींद उतनी ही दूर चली गई थी। दूर किसी बस्ती से हल्के हल्के छनकर आती मुर्गे की मांग रात के आखिरी पहर के एहसास के साथ ही मानो की पलकें नींद से भारी होने लगी थी। सुबह के जरूरी कामों से निपटकर जब सुकिया ने झोपड़ी में झांका तो वह हैरान रह गया था। इतनी देर तक मानो कभी नहीं सोती। वह परेशान हो गया था। गहरी नींद में सोई मानो का माथा उसने छूकर देखा। माथा ठंडा था। उसने राहत की सांस ली। मानो को जगाया। इतना दिन चढ़ गया, उठने का मन नहीं है। मानो अनमनी सी उठी। कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठी रही। मानो का इस तरह बैठना सुकिया को अखरने लगा था। आज क्या बात है? जी तो ठीक है ना? मानो अपने ख्यालों में गुम थी। मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। उसने सुकिया की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी? क्या हम इन पक्की ईंटों का घर नहीं बनवा सके हैं? मानो की बात सुनकर सुकिया आश्चर्य से उसे ताकने लगा। कल की बात वह भूल चुका था। सुकिया ने गहरे अवसाद से भरकर कहा, पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपये में ना बनता है। इतने ढेर से नोट लगते हैं घर बनाने में। गांठ में नहीं है पैसे। चले हाथी खरीदने। महीने भर में जो हमने इतनी ईंटें बना दी है, क्या अपने लिए हम ईंट न बना सके हैं? मानो ने मासूमियत से कहा, यह भट्टा मालिक का है। हम ईंट उनके लिए बनाते हैं। हम तो मजदूर हैं। इन ईंटों पर अपना कोई हक ना है। सुकिया ने अपने मन में उठते दबाव को महसूस किया। इन ईंटों पर हमारा कोई भी हक ना है। क्यों? मानो ने ताज्जुब भरी कड़वाहट से कहा। उसके अंदर बवंडर मच रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मानो बोली, हर महीने कुछ और बचत करें, ज्यादा ईंटें बनाएं, तब भी अपना घर नहीं बना सकते? अपने भीतर कुलबुलाते सवालों को बाहर लाना चाहती थी मानो। इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है? पूरे महीने हाड़ गोड़ तोड़ के भी कितने रुपए बचे? कुल 80। एक साल में 1000 ईंट के दाम अगर हमने बचा भी लिए तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जाएगी। फिर भी घर ना बन पाएगा। सुकिया ने दुखी मन से कहा। अगर हम रात दिन काम करें तो भी नहीं? मानो ने उत्साह में भरकर कहा। बावली हो गई है क्या? चल उठ, चल काम पे जाना है। टीम ज्यादा हो रहा है। ठेकेदार आता ही होगा। आज पूरब की टांग काटनी है लगार के लिए।
सुखिया मानो के सवालों से घबरा गया था, उठकर बाहर जाने लगा। कुछ भी करो, तुम चाहो तो मैं रात दिन काम करूंगी। मुझे एक पक्की ईंट का घर चाहिए। अपने गांव में लाल सुर्ख ईंटों का घर। मानो के भीतर मन में हजार हजार बसंत खिल उठे थे। सुखिया और मानो को एक लक्ष्य मिल गया था, पक्की ईंटों का घर बनाना है। अपने ही हाथ की पक्की ईंटों से सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं और शाम को भी अंधेरा होने तक जुटे रहते हैं। ठेकेदार असगर से लेकर मालिक तक उसके काम से खुश थे। सुबह सिंह किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वह भट्टे पर गारे मिट्टी के काम नहीं करती थी। महेश रोज रात में नशा करके मन की भड़ास निकालता था। दिन में भी अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था या इधर उधर बैठा रहता था। किसनी कई कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी। जब लौटती, थकी, निढाल और मुरझाई हुई, कपड़ों लत्तों की अब कमी नहीं थी।